हाँ जी। तो पंचांग आपके पास कोई भी हो, आप ऋषिकेश रखते हैं, निर्णय सागर रखते हैं, महाकाल पंचांग रखते हैं, शताब्दी पंचांग रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंचांग के जो मुख्य बिंदु हैं, तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण, ये तो आप जान चुके हैं। उसके अतिरिक्त पंचांग को जो देखना है, पंचांग की जो उपयोगिता है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा आज बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पीडीएफ पड़ा हुआ है ऋषिकेश पंचांग का, ठीक है ना। तो इस ऋषिकेश पंचांग को अगर देखना हो, इसमें से कोई मुहूर्त इत्यादि का निर्धारण करना हो, तो वो कैसे होगा आप देख लीजिए। सबसे पहले पंचांग जो होते हैं, पंचांग में देखिए नॉर्मली जो चीजें रहती हैं, नॉर्मली यहीं से देखिए शुरू होता है किस वर्ष का। अब ये पिछले साल का पंचांग है, तो देखिए हर साल के राजा होते हैं। तो कहा कि अस्मिन वर्षे राजा रवि ही, इस साल के, इस वर्ष के जब का ये पंचांग है, उस साल के राजा जो है सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं। सस्येश कहते हैं, सस्य कहते हैं, सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम जो गाते हो। हाँ, तो छोटे जो पौधे हैं, चाहे जिनको आप गेहूं, चावल, जौ, बाजरा उपजाऊ जिनको आप कहते हो, वो हैं। तो ये सस्य जो है, धान्य जिनको हम कहते हैं, ये हैं। और दुर्गेश जो है वो रवि हैं। दुर्गेश का मतलब होता है कि पहले के जमाने में दुर्ग होते थे, किले होते थे। जब आप वास्तुशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें किलों के अनेक प्रकार होते हैं। जल दुर्ग होता है, पर्वत दुर्ग होता है, वन दुर्ग होता है। अलग अलग दुर्ग के 9 प्रकार हैं, आचार्य ने अलग अलग मत से बतलाया है। तो ये दुर्गेश आज के टाइम पर समझ लीजिए बॉर्डर एरिया समझ लीजिए, क्योंकि दुर्ग पर, किले पर दूसरे राजा महाराजा युद्ध के लिए वहां पर आक्रमण करते थे। आज बॉर्डर से दुश्मन आक्रमण करता है, तो इसको वो समझ लीजिए। धनेश, धन का जो ईश है वो है बुध। और रस जो है, रस देने वाले जो फल फूल हैं, इन पर जो है शुक्र का ये रहेगा। धान्य जो कहते हैं अनाज, इस पर मंगल का आधिपत्य रहेगा। और जो नीरशेष, जिनमें माने जल की कमी है, उनके ऊपर जो है बुध का। और फल का मालिक जो है शनि। और मेघ का मालिक माने वर्षा होगा कि नहीं, इसका मालिक सूर्य। और रोहिणी ब्रह्म समुद्रे, देख लीजिएगा रोहिणी चक्र बनता है ना, ये एक विषय है थोड़ा सा संहिता शास्त्र का। तो रोहिणी चक्र एक बना करके ये देखा जाता है कि मैंने इस साल बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ये रोहिणी, जो रोहिणी का निवास हुआ है वो कहाँ हुआ है, रोहिणी एक नक्षत्र है और कुछ नहीं है। तो वो रोहिणी नक्षत्र का जो निवास हुआ है वो समुद्र में हुआ है। उसके बाद से देख लीजिएगा कि ये वर्ष भर जो है ना, विश्वा बल जो होता है, तो 20 प्रकार के बल होते हैं, उसमें 12 बल पॉजिटिव मिल रहा है, 8 जो है नहीं मिल रहा है। और सुभिक्ष कम, सुभिक्ष रहेगा, दुर्भिक्ष नहीं होगा। और गत कली ही, कलयुग जो है ना, कितने साल बीत चुका है, तो 5126 वर्ष कलयुग बीत चुका है। ये एक सामान्य देखिए एक लाइन का हमने आपको ये बतलाया कि ये चीजें सभी पंचांगों में लिखी रहती हैं। इसके बाद से क्या लिखा रहता है देख लीजिए, ये आपको संवत 2082 और शक 1947 और कालयुक्त नामाब्द, कालयुक्त नाम का संवत्सर ये रहता है। ईसवी सन 2025-26 है। फसली सन 1432-33 है। और यदवनम जो है ये इतना है। और हिजरी जो मनाते हैं, है ना, ये हिजरी संवत, ये अपना नहीं है, ये हिजरी की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी चूंकि पंचांग की एक प्रामाणिकता है तो वो दिया हुआ है, तो ये आपको समझ लेना है। ये सामान्य सी चीजें हैं। उसके अतिरिक्त जो है ना, देखिए उसके अतिरिक्त ये बहुत सारी चीजें दी रहती हैं। ये चार्ट जो है आपके पंचांगों में परिवर्तित हो सकते हैं। कुछ लोग कुछ अपना देते हैं, कुछ लोग दूसरों का लेख दे देते हैं, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है।
आपको सीधे जो है, हाँ ये वाला लाइन जरूर पढ़िए, इस पंचांग को पास रखने से मनुष्य ज्योतिषी हो सकता है ना। हाँ ये वाला मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, भवकाल। हाँ, और ये पंचांग आज से नहीं छप रहे हैं, ये 50-50 साल 100-100 साल से छप रहे हैं, है ना। तो 100-100 साल से मार्केटिंग करने का जो तरीका है, हाँ, और आदमी करता क्या है ना कि बस ये पंचांग खरीद के जेब में रख लेगा, झोले में रख लेगा, मैं भी ज्योतिषी हो गया। बिल्कुल बेटा, आज उसी का रूप जो है सोशल मीडिया में दिख रहा है कि 99 रुपए में तुमको आधे घंटे में ज्योतिषी में बना दूंगा। तो कहाँ वो फर्जी कर रहा है, जब तुम्हारा पंचांग में लिख रहा है कि इस पंचांग को पास रखने से, मैंने पढ़ो लिखो मत, ऐसा नहीं है। बिना पढ़े लिखे बिना समझे पंचांग को रखने से आप ज्योतिषी नहीं होंगे। पंचांग का मतलब है कि आपको पंचांग का संपूर्ण ज्ञान है, और उसके बाद से आप जो है ये क्या कर रहे हैं कि इसकी उपयोगिता, इसका उपयोग करेंगे तब आप ज्योतिषी होंगे। अब देखिए, ये ग्रहण का थोड़ा सा विवरण सभी पंचांगों में दिया रहता है कि ग्रहण कब लगेगा, क्या लगेगा। देखिए जैसे ये संवत 2082 साके 1947 फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा भौमवार 3 मार्च 2026 को ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, ठीक है ना। अभी जो मार्च आ रहा है तो उसमें ये चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण की देखिए यहाँ पर जो है रविवार 7 सितंबर 2026 को ये चंद्र ग्रहण था। अभी आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ इसमें आप लोगों को उपाय वगैरह भी करवाया था। तो ये चीजें ये सामान्य रहती है। उसके बाद से 12 राशियों का फल, ये देखिए 12 राशियों का फल यहाँ पर दिया हुआ है। मेषादि राशियों का वार्षिक फल ये देख लीजिएगा। इसमें ये मेष राशि, ये वृषभ राशि, ये मिथुन राशि। मेष राशि वालों को कह रहा है 7.5 चल रही है। हाँ, वृषभ राशि वालों को कह रहा है पदोन्नति हो जाएगी, ये देखो पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। मिथुन राशि वालों को तो ये आपको ना एक वार्षिक फल होता है सामान्य, गांव में चाहे कहीं भी, और ये गांव में ही नहीं, आजकल कहीं भी अगर आप पंचांग पहले दिन लेकर के पढ़ लेते हैं ठीक से कि कौन कौन सी राशि को साल भर पनौती चलेगी, कौन सी राशि को ढैया चलेगी, कौन सी राशि को 7.5 चलेगी, किस राशि के गोचर में ठीक समय है, तो आप बड़े बड़े ऑफिसर के यहाँ जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच में जाते हैं, आपका यही ज्ञान काम आता है कि आप। और इसीलिए देखिए ना, पंचांग पूजन का हमारे यहाँ विधान है। इस साल हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे, लेकिन पंचांग पूजन करेंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर, है ना। और पंचांग पूजन की प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और प्रत्येक ज्योतिषी को ये करना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये उसके बाद से विश्व तथा भारत का फल देख लीजिए। समूचा विश्व और भारत का फल क्या होगा ये भी इन्होंने बतला दिया कि कब कब घटनाएं घटित होंगी और क्या क्या होगा, ठीक है ना। उसके अलावा ये नवरात्रि और इसकी कुछ विशेष बातें इन्होंने बता दी। ये तो इनका चल रहा है परिचय केवल। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ चीजें हैं, ये जैसे युगादि तिथियां हैं, तो ये यहाँ पर दे दिया मनवादी तिथि, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ जो महीने हैं ना, तो उनमें जो है मनु मनु 14 मनु हुए हैं ना, तो उन मनुओं की तिथियां कौन सी हैं, मनवंतर कब प्रारंभ हुए। इसके अलावा जो है ये युगादि तिथियां हैं। युगादि तिथि का शुरुआत माने कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को सतयुग का शुरुआत हुआ है। त्रेता युग का शुरुआत हुआ है बैसाख शुक्ल तृतीया को, है ना। और मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या को द्वापर युग हुआ है, और कलयुग हुआ है माघ कृष्ण की त्रयोदशी को, ठीक है ना। अभी अभी जो गया है, जब हमें नहीं पता रहता है तो सब निकल जाता है, तो बाद में पता चलता है, हाँ, लेकिन इनको थोड़ा सा आपको जानना है। उसके बाद से शुभाशुभ वर्णन और ये सारी चीजें देखिए यहाँ पर ना, ये आपको कुछ फलादेश की बातें, कुछ ये चीजें दे रहे हैं। इसमें जो है ये कौन सी सामान महंगा होगा, कौन सा सस्ता होगा, ये यौ चना गोधूम धान तिल खांड गुड़ घी लवंग शहद अरहर मूंग कपास रेड़ी सूत वस्त्र कंबल पाट, ये सब जो है महंगाई और ये कैसी क्या होगी, उसके फल इत्यादि के बारे में संहिता का विषय थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है।
यहाँ पर जो है कुछ विभिन्न प्रकार के आपको मुहूर्त दिए हुए हैं। देखिए पंचांग में ये दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि खाली इसी पंचांग में दिया है, आपके पंचांग में भी दिया है। और जिसको मैं पहले दिन से ग्रुप में भी बोला हुआ हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जिसको लग रहा हो कि भाई कंफ्यूजन है, वो अपने पंचांग का एक पेज मुझे भेज दे, मैं यहाँ से स्क्रीन पर शेयर करके दिखा दूंगा। शायद आपके जैसे और भी लोग हों जिनका भला हो जाएगा, है ना। तो आपको, आप जो भी पंचांग यूज करते हैं और आपको लगता है कि भाई वो पंचांग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसका एक फोटो थोड़ा क्लियर खींच के या स्कैन करके पीडीएफ बना के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर वो दिखा दूंगा, आपको स्क्रीन पर वो दिखा दूंगा। चलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं ना कि इसमें कुछ बातें देखिए ये बता रहे हैं, जैसे पंचांग अगर आप रख रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें आपको, अतः स्त्रीणाम रजो दर्शन श्रेष्ठ मास पक्ष तिथि इत्यादय। प्रथम बार जब स्त्री रजस्वला होती है तो उस समय कौन सा महीना ठीक है, कौन सा वार तिथि, इससे भी फल कथन होता है, इससे भी फलादेश का विचार किया जाता है। निषिद्ध काल इन्होंने कह दिया कि रजो दर्शन के लिए निषिद्ध काल ये है। उसके बाद से यहाँ से आपको शुरू हो गया, देखिए गर्भाधान का मुहूर्त, है ना। गर्भाधान का मुहूर्त इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और गर्भाधान के मुहूर्त के अलावा यहाँ पर देखिए पुंसवन और सीमंतोन्नयन की बात कर दी गई है। और सूती गृह प्रवेश मुहूर्त से विचार, जो आज जो है आप बहुत ये बन जाते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत आ गई, तो सूतिका गृह में जो प्रवेश होता था ना, बच्चा जन्म लेने वाला है गर्भिणी को, तो आज ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, कई बार हॉस्पिटल में आपको एक दिन पहले बुलाते हैं ना, 2 दिन पहले बुलाते हैं, तो उस समय कौन से लग्न में ले जाना है, कौन सी तिथि में ले जाना है, देखिए यहाँ पर ये सारा मुहूर्त इन्होंने दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जात कर्म का और स्तनपान का मुहूर्त है, स्तनपान का मुहूर्त है। तो स्तनपान का मुहूर्त अब ये नहीं है कि मैंने बच्चा पैदा होता है तो तुरंत वो कहते हैं डॉक्टर की स्तनपान कराओ, फिर को मुहूर्त नहीं है। स्तनपान का मतलब ये है यहाँ पर कि उसको स्तन स्पर्श करवा देना है, इस मुहूर्त में निश्चित रूप से स्तनपान करवाना है। उसके बाद से ये दुग्धपान समय और ये इत्यादि बालक का देखना है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए कि नामकरण मुहूर्त बता दिए इन्होंने, अन्नप्राशन मुहूर्त बतला दिया, चूड़ा ये, उसके बाद से कुआं पूजन जो होता है राजस्थान साइड में, है ना, तो ये बनारस का पंचांग है लेकिन जल पूजन विचार इन्होंने दे रखा है। हाँ, तो राजस्थान वाले ये ना समझें कि ऋषिकेश पंचांग हमारे लिए नहीं है, खरीदो तभी ज्योतिषी बनोगे। कर्णवेद मुहूर्त, हाँ देवकी अभी ऑर्डर कर देगी 12 पीस, 6 को मुझे भेजेगी, 6 को अपने पास रखेगी, है ना। हाँ, मेरे पास उसके नहीं बाद से, पहले से। हाँ, और चौल मुहूर्त, है ना, चौल मुहूर्त, अक्षरारंभ मुहूर्त, देखो ये पंचांग का मतलब यही है। फिर ये विद्यारंभ, देखो अक्षर आरंभ का मुहूर्त अलग है और विद्यारंभ का मुहूर्त अलग है, दोनों में अंतर है, इस बात का ध्यान रखना। ये यही मैं समझा रहा था जब वहां पर पढ़ा रहा था आपको मुहूर्त, तो वो अक्षरारंभ का मुहूर्त अलग होता है। अक्षर का मतलब होता है अ आ इ ई, आप वर्णमाला पढ़ाते हैं। और विद्यारंभ का मतलब होता है कि विद्या की ओर अग्रसर होता है। विद्या जो है व्याकरण विद्या, ज्योतिष विद्या, शिल्प विद्या, न्याय विद्या, धर्म विद्या, कर्मकांड की विद्या, वेद की विद्या, कोई भी विद्या हो सकती है ना। उसके बाद से व्रतबंध, व्रतबंध कहते हैं जनेऊ को। और ये दीक्षा ग्रहण, हाँ गुरु जी से दीक्षा लेना है तो गुरु जी आए हुए हैं सिटी में इसलिए लेना है, ऐसा नहीं है। फिर गुरु जी जो है ना वो कांच के एकदम कौन सा एयर प्रूफ में बैठ करके और तुमको गुरु मंत्र देते हैं। हाँ, कांच के पूरे चारों ओर से बना रहता है गुरु जी पर, कहीं से ये ना हो। और उसके बाद से गुरु जी उसमें बैठ के 1200-1400 आदमी को एक साथ गुरु मंत्र देते हैं, 1 सेकेंड में लाखों लोग ले लेते हैं कंठी माला खरीद के पहन के। और उसके बाद गुरुजी चले जाते हैं जेल में, बाहर चेला उनका भजन करता है। तो ऐसे बकलोलाई करने से बचना है। गुरु का मतलब मैं इस पर बहुत अलग से समझा चुका हूँ आप लोगों को। गुरु का मतलब होता है कि गुरु भी और शिष्य भी, इन दोनों का जो रिश्ता होता है ना, वो कहीं से कोई छुपा हुआ या किसी भी तरह का होशियारी वाला रिश्ता नहीं होता है। गुरु को चिंता है कि मुझे 100 रुपया दे देगा, 500 दे देगा तो लाओ गुरु मंत्र फूंक दें। चेला को चिंता है कि गुरुजी बहुत पहुंचे हुए तभी ना इतना भीड़ लगा है, बस इसी में चल रहा है। हाँ, गुरुजी पहुंचे हुए हैं, फूंक देंगे तो एकदम जो है ना मेरा धंधा
रातों रात एकदम ग्रो कर जाएगा। इस चक्कर में गुरु के पीछे चेला पड़ा हुआ है, और चेले के पीछे गुरु पड़ा हुआ है कि पैसा वाला तो है ही है, कुछ ना कुछ तो देगा। हाँ बस, दोनों परमात्मा से दोनों का लेना देना नहीं है। हाँ, और यही चल रहा है। तो ये नहीं करना है। ये दीक्षा ग्रहण का जो मुहूर्त है, इसी दीक्षा ग्रहण मुहूर्त में ही दीक्षा लेनी है। उसके बाद से ये देखो, घर में मंदिर में अगर प्रतिमा टूट जाएगी, कई बार खंडित हो जाती है ना मूर्ति, तो उसके शांति का विधान है, देखो यहाँ दे रखे हैं, है ना। उसके अलावा क्रय विक्रय मुहूर्त यहाँ देखो कहा कि अन्य मुहूर्त विचार। तो क्रय विक्रय मुहूर्त, ऋण दाने ग्रहणे वर्ज्यम, माने जब आपको कर्जा लेना है और लोन लेना है, तो लोन की जब फाइल करनी है तो ग्रहण इत्यादि के समय में निश्चित रूप से मंगलवार के दिन ये नहीं करना है ना। और सेवा कर्म, नौकरी का मुहूर्त देखो यहाँ पर दिया हुआ है। इक्षु यंत्र, गन्ना का मिल लगाना है, उसका मुहूर्त है ना। उसके बाद से तैलिक यंत्र, तेल का मिल लगाना है, उसके लिए संगीत नृत्यारंभ, हाँ रील बनाना है ना डांस करके छत पे, तो उसके लिए राज्याभिषेक का मुहूर्त, दत्तक पुत्र और पुत्री का मुहूर्त। हाँ, किसी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं ना, हाँ देखो वो बच्चे कम उम्र में ये कर रहा है तो जा दत्तक ले ले। हाँ, अपना लड़का ठीक लग नहीं रहा है, दूसरे का लड़का, हाँ देख तेरे उम्र में वो क्या क्या कर रहा है, तो उसी को दत्तक ले ले, हटा इसको, है ना। हाँ, तो दत्तक लेने का मुहूर्त। उसके बाद से पुत्र प्राप्ति अर्थम शुभ नक्षत्राणी, देख लो, पुत्र की कामना से चाहने वाले जो हैं, तो जब स्त्री और पुरुष का संयोग होता है तो संतान की कामना चाहने वाले इस नक्षत्र में ये कह रहा है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर नवचंडी, सतचंडी, सहस्त्र चंडी इत्यादि का मुहूर्त दे दिया। देवी पूजन में कौन कौन से नक्षत्र रहेंगे, होम आहुति कैसे रहेगी, आहुति के दोष का परिहार कैसे होगा, ये सारी चीजें, माता जी की आहुति के लिए कुछ अलग से चीजें बता दी। उसके बाद से ये खटवांग रोहण मुहूर्त, चारपाई जो होता है ना, चारपाई में जो रस्सी बांधते हैं तो उसको रोपने का जो है उसका भी मुहूर्त होता है। सूतिका के स्नान का मुहूर्त होता है ना। जो बच्चा होता है तो लोग पूछते हैं कि पंडित जी जरा देखिए स्नान करने का कब मुहूर्त है सूतिका का। हाँ, जो हॉस्पिटल से आई है, बस पंडित जी का डिग्री वहीं बिकने लगता है, पीएचडी वीएचडी सब किनारे, आचार्य जो है वो झोले में। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा मुहूर्त नहीं आता पंचांग देखने। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य इस कार्यशाला का है वो यही है कि कम से कम ये छोटी मोटी चीजें जिनमें आपको कभी सिर ना झुकाना पड़े, दाएं बाएं ना देखना पड़े, है ना, तो इसके लिए। और बच्चे को पहली बार जमीन पर बैठाने का ये मुहूर्त है, देख लीजिए, बच्चा पहली बार जमीन पर बैठेगा उसको कहते हैं भूम्युपवेशन मुहूर्त, ठीक है ना। और बच्चे को पहली बार घर में से निकालना है, माने बगीचे इत्यादि में ले जाना होता है, तो वो है निष्क्रमण मुहूर्त। ये तो सामान्य चीजें हैं, है ना। जन्म लग्न का फल देखिए, इसीलिए पंचांग को कहा ना कि पास में रखने से ज्योतिषी बन जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष जगत की जितनी आवश्यकताएं हैं लगभग यहाँ पर इन्होंने पूरा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कहते हैं अवकढ़ा चक्र, है ना, इसको कहते हैं अवकढ़ा चक्र। देख लीजिए ऊपर ही एक बात इन्होंने बड़ा मोटे अक्षर में लिखा है, द्वयर के ताम्र सुवर्णम अष्टारिपुके गो युग्मार्थंक के अतहोड़ा चक्रम। तो यहां तक ये बात ये कह रहे हैं कि नाड़ी दोष का परिहार क्या है, तो द्वयर के ताम्र सुवर्णम, तांबे का या सोने का दान, है ना, ये निश्चित रूप से नाड़ी दोष को परिहार करता है। चलिए, तो इन्होंने यहाँ पर देख लीजिए आपको कह दिया, चूचे चोला अश्विनी लीलू लेलो भरड़ी आयु वे कृतिका ओवा विभु रोहिणी वेवो काकिर मिक्सिरा, ये चल रहा है, मीन तक जाएगा, दे दो चाची रेवती। हाँ देखो इधर कहाँ है, देखो इधर आ गया ना, दे दो चाची रेवती, देखो ठीक से। हाँ, तो यहाँ तक ये चूचे चोला से शुरू होता है और दे दो चाची तक आता है, ये अश्विनी से शुरू होता है, रेवती तक आता है। इसमें जो 12 राशियों का विभाजन है, देख लो इधर, ये अश्विनी भरणी कृतिका, तो ये कृतिका मेष एक लिखा है ना, मैंने कृतिका का एक चरण जो है ये मेष राशि में आएगा, देख लो ये राशि लिख दिया है यहाँ तक।
फिर ये वाला आएगा यहाँ तक, तो ये वृषभ राशि, ठीक है ना, ये वृषभ राशि। फिर कहा कि ये वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, फिर वश्य है, योनि है, योनि का वैर है, राशि का स्वामी है, गण है, नाड़ी है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अष्टकूट जो बात आपकी आती है, अष्टकूट का पूरा यहाँ पर इन्होंने दे दिया। और यहाँ पर डायरेक्ट जो है ये कह दिया कि नक्षत्राणी, कहा कि पार्श्वे कन्या नक्षत्राणी, ऊपरी वर नक्षत्राणी, ये ऊपर में जो नक्षत्र हैं ये वर के हैं, ये वर के हैं, और ये पार्श्वे नीचे की ओर जो नक्षत्र हैं ये कन्या के हैं, है ना, मिलापक के लिए। यहां तक क्लियर है ना सब कुछ? हाँ, ये सभी पंचांगों में होते हैं। उसके बाद से देखो यहाँ पर जो है विवाह में वैधव्यादि दोष जो होता है, तो देखो कह दिया कि लग्ने व्यय च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजः कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत। ये जात का भरण का श्लोक इन्होंने उठा लिया, है ना, है सबको ज्योतिष का। तो इसमें जो है ना वैधव्य दोष है, तो वैधव्य दोष के नाश के लिए क्या करें, तो देखिए कह रहा है कि वैधव्य हरह कुंभ विवाह, वैधव्यता को दूर करने के लिए कुंभ विवाह की यहाँ पर विधि दे दी इन्होंने संस्कृत में संक्षेप में। हाँ, मैंने इससे भी आप पढ़े लिखे हैं अगर, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद से देखिए कह रहे हैं कि मेषादि ये 12 राशियां हैं, देखिए तो ये मेष राशि है, इसका स्वामी जो है वो कौन है, तो मंगल है। वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क चंद्रमा का। इसका रंग कैसा है, ये कौन सा वर्ण का है, इसका वात पित्त कफ क्या है, यह पुरुष है कि स्त्री है, पृष्ठोदय है, शीर्षोदय है, रात्रि है कि दिनचर्य है, चतुष्पद है कि कैसी है, इसका मुख किधर है, कौन सी दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, ह्रस्व है, सम है या दीर्घ है, छोटी है, बड़ी है, मझली साइज की है। उसके बाद से क्रूर है कि सौम्य है, और ये पूर्व दिशा की है कि किधर की है, और इसका स्वरूप कैसा दिखता है, और ये कौन से तत्व की राशि है। इतना डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है केवल एक चार्ट में, एक चार्ट में। ठीक ऐसे ही यहाँ पर देखिए ग्रहों की बात यहाँ पर दे दी है। सूर्य का अपना राशि कौन सा होता है, सिंह। मेष राशि में कितने डिग्री पर उच्च का होता है, 10 डिग्री का। सबसे बलवान कब होता है, मध्याह्न में। सिंह राशि इसकी मूल त्रिकोण है, ये छोटे कद का ग्रह है, क्षत्रिय वर्ण का ग्रह है, 4 पैर वाला है, ये पुरुष कहलाता है, ये जो है क्रूर ग्रह है, और ये रक्त कलर का है, और ये वनचर है। ये आपको कहने का मतलब है कि ये पृष्ठोदय है, पित्त प्रकृति का है, और ये कटुक, कटु स्वाद जो होता है ना, तो कटु, लवण, तिक्त, मिश्रित, मधुर, ये सब 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, तो उसमें कड़ुआ है ना। और ये व्योमदृक्, आकाश की ओर देखने वाला है, पूर्वमुखी ग्रह है, और ये मुक्ता, ये इसका माने धातु है, और ये वृद्ध है, उम्र में वृद्ध है, पशुओं के स्थान में ये रहता है, और इसको प्रसन्न करने के लिए शिवार्चन करना है। 22 वर्ष इसकी अवस्था है, ये शुष्क ग्रह है, माने यहाँ पर पानी उनी नहीं है, और इसका जो विचार होता है अयन में होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन का ये करता है, और ये सत्वगुणी ग्रह है, और ये बहनी माने अग्नि। देखिए यहाँ पर जो है इसके अधिदेवता और प्रतिधि देवता की जो बात है, तो उसमें अग्नि देवता इसके ये है। माने हर चीज का यहाँ पर ग्रहों के लिए कम से कम 20 बिंदु, राशियों के लिए ठीक ऐसे ही हर चीज के लिए। देखिए यहाँ पर जो है कुंडली जब जाते हैं किसी के यहाँ कर्मकांड करने, तो कुछ नहीं पता रहेगा तो पंचांग रहेगा तो जेब में से निकाल के टकाटक ये बन जाएगा मंडल। हाँ, जजमान खुश हो जाएगा, तुमको तो खुश होना नहीं है, न तुमको सीखना है, तुमको तो बस जजमाने के यहाँ जाके प्रकट होना है। तो ये देखो ग्रहों की आकृति जो बनेगी, ये शनि का धनुषाकृति बनेगी, केतु का ध्वजाकार बनेगा, ये गुरु का चतुरस्र बनेगा, सूर्य का गोल बनेगा, मंगल का त्रिकोण समोसा की तरह। हाँ, रात को क्लास खत्म होने के बाद समोसा की ओर मत चले जाना तुम लोग, कि गुरुजी नाम लिए थे तो जाना पड़ेगा। हाँ, अब देखो ये
इनका कलर भी बतला दिया ग्रहों का। तो ये देखो, बुध हरे कलर का है, शुक्र सफेद है, चंद्रमा सफेद है, मंगल लाल है, ये भी लाल है, सूर्य, गुरु पीला है, ये चित्र विचित्र है, ये कलुआ है, और ये धूम्र वर्ण का है, धुएं के आकार का है। ठीक है ना। हाँ, ये देखो, ये सब कुछ कुछ ना कुछ डिटेल ही दिया है इसमें, कहने का मतलब ये है। लेकिन ये सब सामान्य चीज है। यहां से शुरू होता है असली खेला। जो पंचांग है वो यहां से, आपको ये देखने आना है, इससे मतलब रखना है। देखो, हर पेज पर इसमें एक बात इन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है। देखिए, प्रत्येक पंचांग में ये बात होती है। कहा कि श्री संवत 2082, शक 1947, सौम्यायन याम्य गोलह, है ना। अयन कौन सा है? सौम्य अयन है, और याम्य गोल है, और वसंत नाम की ऋतु है। जब ये पंचांग का पहला महीना शुरू हुआ है। अब यहां पर देखिए, कुछ चीज और ये क्लियर कर देंगे। कहाँ गए भाई? और इधर, हाँ, देखिए यहां पर कहे कि राष्ट्रीय तिथि। राष्ट्रीय तिथि क्यों लिखा है? क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से पंचांग के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और कोठारी और उसमें कुछ लोग थे, अच्छे विद्वान भी थे। तो इन लोगों ने विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत नहीं माना है। ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत आपका राष्ट्रीय नहीं है। राष्ट्रीय है आपका शालिवाहन साके। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय तिथि इसीलिए इन्होंने कह दिया कि 9, और चैत्रतः 22 तिथिम यावत। चैत्र के शुरुआत से, माने 9वीं से आपको ये समझना है कि द्वादशी तक, और 1947 तक। मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय विक्रम संवत नहीं है, इसीलिए यहाँ राष्ट्रीय शब्द जो लगा है इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो शालिवाहन साके दे रहा है और राष्ट्रीय लिख रहा है। बिल्कुल राष्ट्रीय लिखेगा, क्योंकि पंचांग का जो कमीशन बना था, उस पंचांग आयोग ने यही तय किया था कि भैया ये जो होगा, जो राष्ट्रीय सन होगा वो शालिवाहन साके होगा। तो ये तिथि जो है आपके राष्ट्रीय भारत सरकार के अनुसार है। पंचांग ने भारत सरकार के नियम कानून का पालन किया है। अंग्रेजी दिनांक नीचे कह रहा है कि 30 मार्च से 12 अप्रैल तक सन 2025। ईस्वी लिखा है ना आगे। हाँ, वो ईस्वी है, ईसाई नहीं है। हाँ, ये गुरु जी कह रहे थे ईसाई लिखा है। बताओ, ऐसा पंचांग हम खरीद के घर में रखेंगे अपने? कोई बात, उनको पढ़ा दिया होगा किसी ने, उनकी गलती नहीं थी। देखो, ये चैत्र शुक्ल पक्ष महीना कौन सा है? चैत्र शुक्ल पक्ष। अब आ जाओ यहां से, सबसे पहला इनका है, ये देख लो कॉलम, तिथि नक्षत्र। तिथि नक्षत्र, ये देखो यहां पर एक है ना वार। ये वार पहले दे दिया इन्होंने, कॉलम अलग से नहीं लिखा उसके लिए, क्योंकि ये तिथि और वार घोच पोच हो जाता है, इसीलिए। ये देखो, इधर लिख दिया योग, और इधर लिख दिया करण। मैं आपको पहले ही कहा था कि 5 ही चीज पंचांग का मतलब होता है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीजें इसमें आ गई। अब आपको जो देखने की जरूरत पड़ती है, जो समझने की जरूरत पड़ती है, देखिए ये दीमा लिखा है, माने दिनमान, और ये घ और प लिखा है, माने घटी और पल। उसके बाद से यहां पर देखिए एक लिखा है, तो यहां पर पहले ही कह दिया तिथि, तो एक का मतलब प्रतिपदा है, और ये लिखा है माने रविवार। अब ध्यान रखिएगा कि आपको जब पहले पेज में दिखाया था तो मैं कहा था कि इस मंत्र के, इस सन के राजा कौन है? सूर्य हैं। मंत्री कौन है? सूर्य हैं। क्यों? रविवार से वर्ष की शुरुआत होती है। जिस वार से शुरू होगा वही राजा होता है, वही मंत्री होता है। हाँ, गणनाओं का ये सिद्धांत है। तो इसीलिए जब पहला पेज में आपको दिखा रहा था तो रविवार से साल की शुरुआत हुई, इसीलिए मंत्री जो है और राजा कौन है? सूर्य है। तो यहां पर देखिए तिथि ये कहा कि ये 20 और 53 ये घटी है, 20 और 53 पल है।
और ये दिन में 2:14, 2:14, ये क्या है, ये समय है कि 2:14 दिन में, माने दोपहर के 2:14 तक। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी पंचांग में जो समय दिया रहता है ये समाप्ति काल का दिया रहता है, प्रारंभ का नहीं दिया रहता है कि तुम शुरू हो जाओ कि हाँ 2:14 पे शुरू हो रहा है प्रतिपदा, ऐसा नहीं है। 2:14 पे प्रतिपदा समाप्त हो गई। ये घटी और पल, और ये र मतलब रविवार, आप समझ ही चुके। ठीक इसके नीचे देख लीजिए, च मने सोमवार चंद्रवार, म मने मंगलवार, बु मने बुधवार, गु मने गुरुवार, सु मने शुक्रवार, और ये शनिवार, फिर रविवार, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये बात हो गई खत्म। वार समझ में आ गए आपको। ठीक ऐसे ही तिथियां प्रतिपदा से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। ये देखिए चतुर्थी के बाद 6 आ गया है ना, तो एक तिथि का क्षय हो गया है, एक तिथि का क्षय हो गया है। किस तिथि का क्षय हो गया? पंचमी का। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के पहले पंचमी तिथि लग रही है। देख लीजिएगा, सूर्योदय के पहले पंचमी तिथि लग रही है और अगले सूर्योदय के पहले पहले खत्म हो जा रही है, इसीलिए पंचमी तिथि का लोप कहलाएगा। ठीक है ना, इसीलिए पंचमी तिथि का लोप कहलाएगा। मैं जब पहले दिन जब आपको पंचांग की कार्यशाला में जोड़ा था तो पहले दिन शायद मैं यही पढ़ा रहा था आपको कि जिस तिथि को कोई सूर्य उदय स्पर्श ना हो, है ना, 2 सूर्योदय के बीच में ही तिथि समाप्त हो जाए तो वो क्षय तिथि कहलाती है। तो वही यहाँ पर क्षय तिथि हो गई। देखिए सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और ये पूर्णिमा। अब यही कृष्ण पक्ष होता ना तो ये 15 की जगह 30 लिख देता। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, 15 की जगह ये 30 लिख देता। अब देखिए ये पूर्णिमा है तो इसीलिए वार क्रम से चल रहे हैं, तिथियां क्रम से चल रही हैं, और ये जो है ये तिथियों के मान जो हैं ये 14:54 दिन में 11:51, ये 8:54 दिन में 9:26, ये तिथि यहाँ पर समाप्त हो रही है, ये तिथि समाप्त हो रही है। आ जाइए नक्षत्र पर, नक्षत्र देख लीजिएगा, क्रम से आपको नक्षत्र याद हैं, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पूष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त। क्रम से नक्षत्र चल रहे हैं, कुछ इसमें है ही नहीं। पेज देख के एकदम बौखला जाते हो कि अरे बाप रे बाप, बहुत परिश्रम का काम है, कैसे छापा होगा? कुछ नहीं छापा होगा। हाँ, देखोगे तो पंचांग बनाना खुद सीख जाओगे। अगर 10 दिन ठीक से ज्योतिष पढ़ लोगे तो पंचांग की जो गणित की प्रक्रिया उसको समझ जाओगे, इसमें कोई भौकाल नहीं है। देखो अब जो है ये रेवती नक्षत्र कब तक रहेगी? तो 30:53, 30 घटी 53 पल, शाम को 6:14, शाम को 6:14 पर यह तिथि ये नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। शाम को 6:14 के बाद लग जाएगा अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र जो है अगले दिन 4:34 तक रहेगा, शाम को 4:34। देखो यहाँ सा लिखा है सायं, ये दी लिखा है दिन, रात्रि कहीं लिखा होगा तो रात्रि। उसके बाद से देख लो ये योग होते हैं, है ना। तो ये देखो योग विष्कुंभ प्रीति आयुष्यमान सौभाग्य शोभनस्तथा अतिगंडा सुकर्मा च धृति शूलस्तथैव च गंडो वृद्धि ध्रुवश्चैव व्याघातो हर्षणस्तथा। ये क्या है? क्रम से योग दिए हुए, जिस तरह नक्षत्रों के नाम है ऐसे योग हैं। अब योग ये देखो यहाँ पर 34:27 रा लिखा है, मैंने रात के 7:40, 7:40 पर ये योग समाप्त हो रहा है। करण में आपको कहा गया है कि विष्टिकरण कब कब होती है, तो अमावस्या और पूर्णिमा के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में रहती है ना, प्रतिपदा में भी रहती है। देखो उसका यहाँ पर तो ये बव नाम का करण है 20:53 तक, उसके बाद होगा बालव। क्यों एक ही बार में दो दो करण क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि करण के लिए कहा गया है तिथि अर्धम करणम, तिथ्यर्धम करणम, तिथि का आधा भाग ही करण होता है।
तो तिथि 24 घंटे की होती है तो करण 12 घंटे का होता है ना। तो इसीलिए पूर्वार्ध ये वाला जो एरिया है ये करण पूर्वार्ध है और ये वाला उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध क्रम से चलते हैं। ये कौलव, ये तैतिल, ये गर, ये बणिज, ये भाव लिख दिया ना। तो चतुर्थी तिथि को बिष्टि रहती है, अष्टमी को बिष्टि रहती है। बिष्टि का मतलब भद्रा, तो इसने भद्रा लिख दिया। फिर देखो ये अष्टमी पर भद्रा लिख दिया ना। और ये फिर पूर्णिमा पर भद्रा लिखेगा। अपने मन का कोई नहीं है कि न लिखेगा, ठीक है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये पूर्वार्ध की भद्रा बताई मैंने। उत्तरार्ध की भद्रा देख लो, उत्तरार्ध में कब कब होगी। तो यहां पर देख लो, ये यहां पर भद्रा होगी उत्तरार्ध में, यहां पर ये भद्रा उत्तरार्ध में होगी। ये इनका हो गया। ये जो है योग, ये तिथि और वार के संयोग से जो बनने वाले योग होते हैं। योग दो, एक अलग लिखा जो वो सूर्य चंद्रमा पंचांग वाला है, और ये जो है वार और तिथि के संयोग से बनते हैं। राक्षस योग, मुसल योग, सिद्धि योग, उत्पात योग, मानस योग, पुद्गर योग, ध्वज योग, धाता योग, आनंद योग, चर योग, ये सब योग बनते हैं। यहां तक क्लियर है सबको। इन योगों की उपयोगिता क्या है? तो शुभ कार्यों में। इसमें अगर राक्षस योग में जन्म भी हो जाएगा तो इसको आपको शांति नहीं करवाना है। लेकिन यहाँ पर अगर ये वैधृति योग में शांति हो गया, जन्म हो गया, तो ये शांति करवाना पड़ेगा। जैसे गंड मूल का विधान है, ऐसे योगों के गंडत्व का भी विधान है। यहाँ तक देखो, योग तक आपका क्लियर हो गया। ये तारीखें कह के देखो, इसने ये नेपाली दे दिया, ये कुछ अलग दे दिया, ये कुछ अलग दे दिया, ये हिजरी दे दिया, ये फसली दे दिया, अंग्रेजी दे दिया, है ना। तो आपके उपयोग में ये कौनो तारीख आने वाली नहीं है। आपको बस इसको पकड़ना है। ये 30, 31, फिर पहली तारीख ना लिख के अप्रैल लिख दिया, माने पहली अप्रैल की बात कर रहा है। अप्रैल फूल, हाँ, तो ये अप्रैल वाला। उसके बाद से जो है ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये अप्रैल चल रहा है महीना। और ये फसली हिजरी वो सब छोड़ दो। ये देखो चंद्र राशि प्रवेश, ये आपको काम की चीज है। अभी तक जो नक्षत्र था, तिथि था, योग था, करण था, वो समाप्ति का दे रहा था आपको, वो समाप्ति का दे रहा था। चंद्रमा का प्रवेश लिखा है, पढ़ लेना, चंद्र राशि प्रवेश। तो प्रतिपदा के दिन 30:53 माने 30 घटी और 53 पल पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा। चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा 30 घटी और 53 पल के बाद। फिर उस दिन पूरा मेष में रहेगा, इस दिन पूरा मेष में रहेगा। और 36 घटी कब होती है? रात को 12-1 बजे के बाद, नहीं, सूर्यास्त के बाद। भाई 30 घटी का दिन, 30 घटी की रात्रि, तो शाम को 8-9 बजे के आसपास में ये 36 घटी होगा। इसका मतलब है कि उस समय चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। उसके पहले ये 2.25 दिन तक चंद्रमा एक राशि में रहता है। ये 2.25 दिन का ये कोष्ठक है, देख लेना, 2.25 दिन का ये कोष्ठक बना रखा है। उसके बाद से यहां पर देख लो, कहा कि सूर्योदय, सूर्योदय को घ और मी माने घंटा और मिनट, तो ये 5:53, 5:53, 5:52, 5:51, 5:50, ये सब सूर्योदय का समय है। ये सब क्यों? जैसे जैसे मई नजदीक आएगा सूर्योदय जल्दी होता है ना, तो 6 बजे के आसपास हो रहा था, देख लो 5:53 तक। और इन 15 दिनों में ही कितना अंतर आ गया? 5:44 पे चला गया, केवल 15 दिनों में। क्योंकि मई के समय, ये अप्रैल मई का समय आएगा तो जल्दी सूर्योदय हो जाता है। सूर्यास्त देर से होगा। देखो इधर जितना जल्दी खींचेगा ना, यहाँ पर 6:07 पे सूर्यास्त हो रहा है पहले दिन, और 15वें दिन देखो कहाँ चला गया, 6:16। माने केवल 15 दिन में 10 मिनट दिन आपका बढ़ गया, आपको पता ही नहीं चला। ये कब पता चलेगा? पंचांग देखने से।
केवल बिना मतलब का भी ना, जब फ्री बैठे रहो तो बिना मतलब का भी पंचांगवा खोल के बैठो। हाँ, उसमें अपना दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आता है 10 बार पूछो। लेकिन आप देखो पंचांग, आप देखेंगे जितना मोबाइल की दुनिया से और ये ऑनलाइन की दुनिया से दूर रहेंगे ना, इतना ज्यादा रहेगा कि आप पुस्तकें खोलेंगे, है ना, पुस्तकें खोलेंगे। देवकी ने आज जो है बड़ी पुस्तकें खोली, सुबह में बृहद संहिता लेके बैठी, दोपहर को मुहूर्त चिंतामणि लेके बैठी, शाम को पता नहीं और कुछ पूछ रही थी। तो कहने का मतलब है कि हमें भी प्रसन्नता होती है कि चलो कोई तो है जो बृहद संहिता उठा रहा है, कोई तो है जो मुहूर्त चिंतामणि उठा रहा है। ये तो अपने लिए अच्छी बात है ना कि भाई हम शास्त्र को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं कम से कम। तो ये अच्छी बात है और ये सब पर लागू होता है, सबको करना चाहिए। ये देखिए एक बात इन्होंने कहा कि औदयिक स्पष्ट सूर्य, औदयिक माने ये 5:53 का सूर्य है। ये सूर्य की देख लीजिएगा, राशि, अंश, कला और विकला। ये अंश है, ये कला है और ये विकला है। तो ये सूर्य 11 राशि 15 अंश कब है? कब है 11 राशि 15 अंश? ये है 5:53 पर, ये सूर्योदय का जो समय है इतने बजे, ठीक है ना। तो प्रतिदिन का सूर्य दिया हुआ है, राशि, अंश, कला, विकला, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सूर्य उदय के समय का ही दिया हुआ है। यहां पर कहा कि गति, सूर्य प्रतिदिन जो गति कर रहा है तो कितना गति से चल रहा है, तो ये 59 कला और 16 विकला है। हम कहते हैं ना कि एक दिन में सूर्य एक अंश चलता है, तो एक अंश नहीं चलता है, हकीकत तो यही है। ये 4 विकला कम नहीं दिख रहा है तुमको? ये 16 क्या 46 विकला कम दिख रहा है ना। 59 के बाद 60 होने में 16 तक गया ना। 60 होता तब हम कहते कि एक कला चल गया, है ना। और एक का 60 कला चला गया तो 60 कला चला गया मैंने एक अंश चला गया। लेकिन एक अंश कभी नहीं जा रहा है, पूरा टाइमिंग देख लेना। ये गति है सूर्य की, एक्चुअल गति है। ये जो होती है क्रांति होती है, ये उत्तरा क्रांति होती है या दक्षिणा क्रांति होती है। मैंने एक वीडियो डाला हुआ था पंचांग का, किसी भी धरती के किसी भी कोने में आप हैं, वहां के अक्षांश और रेखांश से आप वहां का सूर्योदय और सूर्यास्त निकाल पाएंगे। और वो वीडियो देख करके रोज मेरे पास 2-4 को व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं और उसके व्यूज रोज कुछ ना कुछ बढ़े रहते हैं। उसका मतलब ये है कि वह वीडियो बहुत ही प्रामाणिक है। पंचांग निर्माण की कार्यशाला में जब ऑनलाइन पढ़ाया था उसी का वो कुछ हिस्सा डला हुआ है केवल, है ना, और वो उससे लोगों को लाभ मिला। तो ये क्रांति होती है उत्तरा क्रांति या दक्षिणा क्रांति। ये किसकी क्रांति होती है? सूर्य की। ये सूर्य की क्रांति है। और ये रेलवे का अंतर है, देख लीजिएगा, रे अम लिखा है ना, ये रेलवे का अंतर है। रेलवे का अंतर किसको आप कहते हैं? जो इंडिया आपका 530 प्लस में है ना, ये प्लस 530 है क्या? तो यही प्लस 530 आप जीएमटी कहते हो। और ये प्लस 530 जो है आपका जो 82 अंश 30 कला, देख लो, 82 अंश और 30 कला भारत का ये क्या है? यही भारत का अक्षांश है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु जो आप कुंडली गणित करते हो तो किसी का भी जन्म कहीं हुआ तो उसको क्या करते हो? तुरंत जो है आप बनाते हो उसको लोकल टाइम में। तो जैसे मान लो ये 82 30 जो है कहीं का है, ये भारत का है, और आपके शहर का कोई होगा तो इससे या तो कम होगा या तो इससे ज़्यादा होगा। तो इससे ज़्यादा होगा माने ये मिर्ज़ापुर विंध्याचल जो पर्वत है वहाँ से पूरब का है, और इससे आपके शहर का अक्षांश कम है, इसका मतलब आप वहाँ से पश्चिम में हैं। और ये जीएमटी जो प्लस 530 आप मनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं इंडिया का नाम लेके कि भैया प्लस 530 जीएमटी है, तो ये प्लस 530 आती कहाँ से है? ये भी आपके इसी से आती है। ये भी क्या होती है? इसी से आती है, 82 अंश 30 कला से, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा देख लो, ये 3:45, 4:09, 4:32, यहाँ पर इसने प्लस लिख दिया है। उत्तर क्रांति हमेशा प्लस होती है
और दक्षिण क्रांति हमेशा माइनस होती है। ठीक यहाँ पर इन्होंने रेलवे अंतर लिख दिया कि मैंने रेलवे का अंतर जो है ना जीएमटी का कितना है, ये देखिए कब ये मैंने सूर्य के समय में कितना जोड़ना है कितना घटाना है इस क्रांति में, ये बेलांतर निकालने के काम आती है। जो कुंडली बनाते हैं हाथ से उस गणित में ये काम लगती है। ये हो गया सामान्य। इसके अलावा देखो पंचांग में और क्या दिया रहता है। यहां पर कहा कि सूर्योदय दैनिक स्पष्ट चंद्र भौमादि ग्रहा, माने सूर्योदय के समय में ही चंद्रमा से लेकर मंगल इत्यादि, चंद्र से लेकर क्यों भाई सूर्य को क्यों छोड़ दिया, तो सूर्य को जब ऊपर दे दिया तो यहाँ कहा दे तुमको हर जगह सूर्य पकड़ा दे, हाँ झुंझुना थोड़ी है। तो सूर्य भगवान है और सूर्य ग्रहों में राजा है, इसीलिए सूर्य का स्थान अलग है। राजा सबके साथ थोड़ी बैठ जाएगा, अपनी अपनी वैल्यू है भैया। हाँ तो इसीलिए राजा वहां बैठा है, वहां सिंहासन चाहिए ना उसको। आएगा तो उसको खटिया पे बैठाओगे मचिया पे बैठाओगे गड़बड़ा जाएगा, जाते जाते 2 नोटिस टिका जाएगा। तो इसीलिए राजा को अलग बैठाया है ना। हाँ तो ये जो है देखो सोम, ये आपका तिथि और वार, यही ऊपर वाली लाइन तिथि और वार चल रही है, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं। अब आप समझ चुके हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। सोम लिख दिया है तो ये राशि अंश कला विकला है सोम की, चंद्रमा की, और ये गति है चंद्रमा की गति है, एक दिन में कितना चला। ये मंगल है, मंगल की गति है। बुध है तो बुध के लिए लिख दिया वक्री, देखो इधर वक्री लिख दिया, माने बुध वक्री है और ये बुध की गति है। ये गुरु है। शुक्र जो है शुक्र भी वक्री है, शुक्र की ये गति है। ये शनि है, ये राहु है। केतु नहीं दिया, केतु नहीं दिया क्योंकि राहु में हमेशा 6 राशि जोड़ने से केतु हो जाता है, ये ज्योतिषी को पता होना चाहिए। ये तो हो गया 15 दिन में प्रत्येक दिन के ग्रह। यहां पर देखो, यहां पर इसने कहा कि भौमादीनां चार कहते हैं गोचर को, ग्रहों के 4 को। तो मंगल जो है ना भौमः पुनर्वसु, मंगल जो है पुनर्वसु में है, और तिथि 10 को जो है सोम कर्क रासौ, ये कर्क राशि में जाएगा इतने बजे, रात्रि से 5:24 में। वक्री जो है बुध है वो मीन राशि में जाएगा, कब, तिथि त्रयोदशी गुरुवार के दिन, है ना। तिथि त्रयोदशी गुरुवार के दिन, यहाँ तिथि 10वीं सोमवार के दिन लिखा ऊपर। ऐसे ही गुरु जो है वृष रासो रोहिणी या चतुर्थ चरणे, तिथि 3 मंगलवार, है ना। ये सब ग्रहों के 4 हैं, ये ग्रहों के 4 हैं। उसके बाद से यहाँ पर देख लो एक चीज और दे दिया है, ये द्युगण कहते हैं दिनों के समूह को, और इसी को अहरगण कहते हैं, इसी को अहरगण कहते हैं। और ये है अयनांश, कुंडली बनाने में इसकी उपयोगिता होती है कि अयनांश क्या है ये सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर जो है 15 दिन में एक दिन का ये ग्रह यहाँ पर किसी दिन का दिया हुआ है। कब का दिया हुआ है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी शनिवार, चैत्र शुक्ल अष्टमी शनिवार को दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ तक ये चीजें हो गई ना। अब यहाँ पर आ जाओ, ये प्रतिदिन का लग्न दिया हुआ है, देखो इधर यहाँ पर लग्न दिया हुआ है। प्रतिपदा रविवार को सुबह में 6:36 से 8:13 तक मेष लग्न, 10:09 तक वृषभ लग्न, माने 8:13 से 10:09 तक वृषभ लग्न, 10:09 से 12:23 तक मिथुन लग्न, ये लग्न चल रहा है। फिर इधर लिख दिया रात्रि, माने प्रतिपदा की ही रात्रि 7:08 से लेके 9:24 तक तुला लग्न रहेगा, है ना। ये शुरुआती, मैंने बोला ना सब जगह समाप्ति काल ही दिया हुआ है, तो ये इनका समाप्ति काल है। इसके अलावा यहां पर देखो ये प्रत्येक दिन का मैंने लग्न दिया हुआ है। एक लाइन अगर आप समझ लिए तो पूरे 15 दिन के लग्न समझ लोगे, है ना, डायरेक्ट इसमें लग्न देख लोगे। उसके बाद से और क्या है इस पंचांग में विशेष, तो पंचांग विशेष देखो इधर, ये प्रतिपदा के सामने कहा कि चंद्र दर्शनम, है ना, दुर्भिक्ष करणम, हाँ,
और ये मेष राशि शाम को 6:14। उसके बाद से कहा कि चांद्र संवत्सरस्य वसंत नवरात्रस्य आरंभ, ये नवरात्रि का आरंभ हो गया। और कलश स्थापन कार्य, इस दिन कलश स्थापन करना चाहिए। ध्वजारोहणम, अपने घर पर ध्वजा पताका लगाना चाहिए। कौन सा? भगवा कलर का। हाँ, ले जाना मुझसे जिसके जिसके पास नहीं होगा। उसके बाद से ये प्रतिपदा को हो गया। ये देखो ईद उल फितर जो है, ईद इत्यादि की बात है, लेकिन यहाँ पर कहा कि मत्स्यावतार, मत्स्यावतार के आगे 3 लिखा है, माने ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है। या फिर ये 3 का मतलब यहाँ पर ये वो हो गया है, ब्लर हो गया है तो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कहा कि ब्रह्मचारिणी देवी दर्शनम, 3 का मतलब यहाँ नवरात्रि का तीसरा दिन भी हो सकता है ना। हाँ, और ये तीसरे देवी का द्वितीया द्वितीया यहाँ ये लिखा है ना, छोटा सा, ये द्वितीया यहाँ ब्रह्मचारिणी देवी। और रेवती नक्षत्र में सूर्य चला जाएगा, देख लीजिएगा। और याई जय योग, जो कोई यात्रा करेगा याई होगा, उसका विजय होगा, उसके लिए शाम को ये मुहूर्त है। उसके बाद से ये देख लीजिएगा, भद्रा इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा। और वृष राशि में इतने बजे से ये मनवादी अंगारक बनाए की श्री गणेश चतुर्थी, है ना। सौभाग्य सुंदरी व्रत, गणगौरी व्रत जो राजस्थान में होता है, देखिए इधर ब्रैकेट में लिख दिया राज मने राजस्थान। हाँ, और राज पिक्चर देखने की बात नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें कहने का मतलब है कि पूरा प्रत्येक दिन का डिटेल यहाँ पर दिया रहता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर एक अलग से दे दिया कि पक्षे अस्मिन विविध मुहूर्ता, तिथि 1 रवौ रेवत्याम सूर्य भोग्यम, तिथि द्वितीया सोमे ये वैधृति परम अश्विन्याम दोलारोहण भूषा घटन वाक्रय विक्रय शिल्प विद्या। दोलारोहण कहते हैं झूला झूलने का, तो बच्चे को पहली बार दोलारोहण भी कराया जाता है ना, झूले बैठाया जाता है। तो जिसको पालना कहते हो ना, हाँ, तो पालना में चढ़ाने का बच्चे को। तो ये देखिए हर चीज का ये धान्य छेदन मुहूर्त हर जगह लिख दिया। विपणी, विपणी कहते हैं व्यापार करने को, दुकान उकान खोलने का मुहूर्त, है ना। अन्नप्राशन और पूर्व दिशा की यात्रा, विपणी व्यापार। शिशु तांबूल भक्षण, लड़के को पान खिलाने के लिए पहली बार। भूम्युपवेशन, जमीन पर पहली बार बैठाना हो। गो क्रय विक्रय, गाय पशु खरीदना बेचना। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे ना ध्यान से, तो इसमें पूरे मुहूर्त दिए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद से इधर जो है कुछ और दिया है। क्या दिया है देखिए, जैसे मान लीजिए ऊपर की लाइन में यहाँ 1 लिख के इसने बात खत्म कर दिया था, तो अब उस बात को पूर्ति करने के लिए यहाँ पर ले आएगा आपको। देखिए यहाँ पर वापस 1 लिख के और अपनी बात को शुरू कर दिया कि इस दिन जो है अशक्तौ धर्म घटादि दानम, इस दिन जो है अशक्त लोगों को कलश इत्यादि का दान देना है। आरोग्य विद्या तिलक व्रतानी, आरोग्य विद्या की प्राप्ति, मैं बोला था ना कि आरोग्य विद्या क्या है, तो नीम का पत्ता इत्यादि बसंत नवरात्रि में जो पीते हैं उसकी बात हो रही है। और अद्य प्रातः कालात काल युक्त नामाब्द संवत्सरस्य संकल्पादो विनियोग प्रारंभ, माने आज सुबह से नया संवत्सर शुरू हो गया, उसका नाम है कालयुक्त। तो संकल्प में आज से ना आपको वही बोलना है। शैलपुत्री दर्शनम, आज जो है आपको शैलपुत्री माता का दर्शन करना है। ये पंचांग कब का है? नवरात्रि के पहले दिन का मैं पढ़ा रहा हूँ। कल्पादि 1 गुड़ी पड़वा, वायु परीक्षण, ज्योतिषी को इस दिन क्या करना है? वायु परीक्षण करना है, हवा किधर चल रही है। अगर टाइम हो तो जो लोग जयपुर इत्यादि के आसपास हैं उनको जंतर मंतर जाना चाहिए, वायु परीक्षण होता है। और पहले से मैं बता भी दूंगा, आप अपने यहाँ वायु परीक्षण करके और पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया का विधायक, आपका सरपंच, आपका सांसद मैंने आप लोगों को बर्बाद करेगा, कुछ नया कुछ सोच सकता है, कुछ भला कर सकता है। भला तो नहीं है करेगा, अपना करेगा, लेकिन फिर भी आप परीक्षण तो कर ही सकते हैं। उसके बाद से कहा कि झूले लाल जयंती सिंधी समाज, चेटी चांद
सिंधी नव वर्षारंभ, सिंधी का भी नया साल उसी दिन शुरू हो रहा है। याई जय योग, ये सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में 6:14 के उपरांत, ऊ लिखा है ना, मने उपरांत, ये थोड़ा सा पंचांग संस्कृत में रहता है। तो कुल मिला जुला के इसमें एक एक चीज आपका लिख दिया है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि गुरुजी ये नहीं दिया वो नहीं दिया है। पंचांग ये एक पेज मैंने आपको बतलाया, ऐसे ही सारे पेज होते हैं, किसी पेज में कोई अलग कुछ नहीं होता है। एक पेज आप समझ गए। तो अब देखिए, आपको कोई भी पंचांग, ये तो मैंने ऋषिकेश का उदाहरण दिया, आप कोई भी पंचांग देखेंगे, सभी पंचांग में मुख्यतया ये बातें होती ही होती हैं ना, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के लगता है, एक बार पहले आप देख लीजिए पूरा वीडियो को ध्यान से, एक बार दोबारा देख लेना और अपने पंचांग को देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो पंचांग का फोटो खींच के मुझे भेजना, मैं आपको कल की कक्षा में बता दूंगा। आज की कक्षा से संबंधित कोई सवाल हो तो आप लोग कर लीजिए। गुरुजी, वायु परीक्षण को बताया आपने, वो बता दो। वायु परीक्षण जो है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ध्वजा पताका स्थापित की जाती है। ऐसे यहाँ बता देने से 2 मिनट में कुछ नहीं होगा, उसको अलग से जोड़ेंगे आप लोगों को, जब नवरात्रि आएगी तब करेंगे। हाँ अजय जी बताइए। अजय जी कुछ आपका सवाल है कि ऐसे ही हाथ खड़ा किए खाली? कुछ लोग हाथे खड़ा करके चले जाते हैं। हाँ पंकज जी बताइए भैया। हेलो। हाँ पंकज जी बताओ। गुरुजी, जो आपने बताया रेलवे स्टैंडर्ड टाइम के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चीज है? और अपना पंचांग का क्या आएगा है? भी नहीं। कुंडली बनाने आता है? जी नहीं। हाँ तो एक बार इसमें पंचांग वाली जो पुरानी कक्षा हुई है ना कुंडली बनाने की, या तो उनके वीडियो पड़े हैं, एक बार देख लेना, क्योंकि वो ऐसे यहाँ पर फिर समझाने जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है वो, अजय जी आप अपना माइक पहले बंद कीजिए, बीच में बिना मतलब के आप लोग कभी भी चालू कर लेते हैं। बात होती है किसी और से, जब आपका नाम ले रहे तब आपको बोलना नहीं है। तो स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो पूरे इंडिया का एक होता है, जिसको हम आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। लेकिन जो सूर्य उदय होता है, तो सबसे पहले सूर्य उदित होता है आपका अरुणाचल प्रदेश साइड में, वहाँ पर 4:30 बजे 4 बजे ही सूर्योदय उदित हो जाता है। लेकिन आपके आते आते 6 बज जाता है, 7 बज जाता है, तो आपका दिन तो 6 बजे 7 बजे से शुरू होता है। और पूरा जो कुंडली का गणित चलता है वो सूर्योदय पर चलता है। तो हर जगह का टाइम अलग होता है ना, वो उसको हम स्थानिक समय कहते हैं। वो गणितीय प्रक्रिया है, यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं, एक बार देख लेना। हाँ अजय जी प्रणाम बताइए, आपका कोई सवाल है तो। सर, मैं करनी क्या? गुरुजी नमस्कार। हाँ बताइए। गुरुजी, ये जो आपने बताया था GMP प्लस 5.30 30 करके, इससे मतलब ये कहाँ का है? मतलब जैसे ये इंडियन स्टैंडर्ड है या मतलब इसके आगे पीछे कुछ जोड़ना पड़ता है अपने स्थानिक समय को निकालने के लिए? मैं वही बात तो अभी पंकज जी को यही बात तो समझा रहा था कि अगर आपको ये गणित की प्रक्रिया आती है तब तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसे मैं यहाँ अगर बात करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जीएमटी जो होता है एक फिक्स टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम इसको कहते हैं जीएमटी को। जो लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से पूरे विश्व को समय की एक रूपता के लिए जो फ्लाइट्स वगैरह का टाइम होता है उनके लिए एक जीएमटी टाइम आपको दिया गया है। तो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आपका टाइमिंग आगे है, बस ये बात हो गई। लेकिन पंचांग और कुंडली निर्माण, उनमें आपको अपने स्थानिक समय की जरूरत पड़ती है। और स्थानिक समय जो बनता है वो 82 अंश 30 कला से बनता है ना। और उसकी प्रक्रिया अलग है, वो कुंडली बनाने के लिए है। कुंडली बनाने का ये क्लास नहीं है, ये क्लास चल रहा है आपको पंचांग और मुहूर्त का। तो थोड़ा सा मैंने बतला दिया।
और ये बातें मैं वापस आपको रिपीट ही कर रहा हूँ, पंकज जी को मैं बता ही चुका हूँ। आप वीडियो एक बार यूट्यूब पर पड़े हुए चैनल पर देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप अलग से बताइएगा, बिल्कुल बता देंगे आपको। हाँ देवकी बताओ। सर ये मेलापैक वाला एक वो पेज दिखा है ना, उसमें जो गुण मिल रहे हैं वो तो दिख रहे हैं, लेकिन दोष कैसे देखे हैं? कौन सा दोष देखना है तुमको? मतलब कोई भी नाड़ी दोष है, बकुड़ दोष है, कोई सा दोष है, क्योंकि जो श्रीधरी पंचांग है ना उसमें हाँ तो सब क्लियर है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ पर तो तुमको समझ में नहीं आ रहा तो अच्छी बात है ना, समझने की कोशिश मत करो। श्रीधरी पंचांग है तुम्हारे पास, उसमें देखो, इसमें केवल गुण टोटल आपको ये कर देगा, और ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं ग्रुप में, है ना, तो वो उससे देख लेना। उसमें क्या होता है कि पूरा अलग अलग ये डिटेल नहीं दिया है आपको, 22 गुण मिला, 23 गुण मिला, ऐसा डायरेक्ट दे दिया है। तो ये दोष नहीं बताएंगे, मतलब कि कौन सा दोष है वो खुद को निकालना पड़ेगा? बिल्कुल निकालना पड़ेगा ना, और किसको निकालना है वहां नहीं पर तो रेडी हाँ सारा तो दे रखा होता है, तो इसमें भी दे रखा होगा ना। ये तो बहुत अच्छा है, श्रीधरी से भी ज्यादा अच्छा ये वाला है। अष्टकूट जो दे रखा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अष्टकूट दे रखा है उसने कि कौन से नक्षत्र का कौन सा राशि है, कौन सा वर्ण है, कौन सा वश्य है, पढ़ाया तो अभी तुमको कि कौन नहीं सी नाड़ी इसमें है, सारी चीजें हैं, है ना। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप में, देख लेना। ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय श्री महाकाल। प्रणाम गुरु जी। जय श्री महाकाल।